आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन बाई प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अपॉइंट एंड रिमूव बाई प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सलाह पर, जो कि अनुच्छेद 280 में निहित है। आर्टिकल 280 जो है हमारा चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ सेंट्रल। उसी तरह फाइनेंशियल और पावर ऑफ गवर्नर का जो होता है, ये जो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन रिमूव बाई एंड कमीशन बाई गवर्नर एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर। ये जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल है 243। ठीक है, यानी ये जो आर्टिकल नहीं था ये 243(1) में निहित है कि फाइनेंशियल गवर्नर के जो है ये जो चेयरमैन होते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के, इनको अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर इसे अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं। समझ गए? तो उसके आगे चलते हैं। इलेक्शन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में जो है प्रेसिडेंट को जो है जमानत राशि 15,000 रुपये है, जिसमें एक प्रपोजल होते हैं यानी प्रस्तावक होते हैं, और सेकेंड और इसमें जो है 50 MP और 50 MLA निहित होते हैं। ठीक है, यानी 50 MP और 50 MLA इसमें रहना अनिवार्य है। 50 MLA MP 50 MLA MP। और दूसरा सेकेंड नॉमिनेटर, यानी सेकेंड नॉमिनेटर भी होता है इसमें। दोनों पक्षों में MP MLA अलग अलग होने चाहिए। दोनों प्रपोजर एंड सेकेंडर में, यानी कि प्रस्तावक और अनुमोदक में MP जो होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जो प्रपोजर होगा वह सेकेंडर नहीं हो सकता, और जो सेकेंडर होगा वो प्रपोजर नहीं होगा। ठीक है, सेम उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के केस में जमानत राशि 15,000 रुपये है। इसमें 20 MP और 20 MLA निहित होते हैं। ठीक है, 20 MP और MLA निहित होते हैं। समझ गए? और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी तक के हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, ये 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, 1949 से लेकर 1952 तक। जाकिर हुसैन वीवी गिरी जो श्रीलंका के राजदूत उच्चायुक्त रहे हैं, और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ये रसिया यानी USSR के राजदूत रह चुके हैं, और ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे 1949 से लेकर 52 तक, और ये जो है 2 बार लगातार रह चुके हैं। फिर उसके बाद आए जाकिर हुसैन, फिर आए वीवी गिरी जो कि श्रीलंका के राजदूत उच्चायुक्त रह चुके हैं। ये जो है AP के साथ उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल स्वरूप पाठक, उसके बाद आए BD जेट्टी, फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला, एक ऐसे व्यक्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट तीनों बने थे। यानी मोहम्मद हिदायतुल्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट के तीनों रह चुके हैं। फिर आए वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायण जो कि चाइना के राजदूत रह चुके हैं, जो कि 1976 से लेकर 1978 तक।
फिर आए कृष्णाकांत, फिर भैरव सिंह शेखावत, ये सभी कभी प्रेसिडेंट नहीं बने। फिर आए हामिद अंसारी, फिर वेंकैया नायडू, जो कि प्रेजेंट टाइम पे रह चुके हैं। ठीक है, बस इस तरह से। काउंसिल मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल 74 में निहित है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ सरकार के मंत्री परिषद, ये आर्टिकल 74 में निहित है। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल बी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेबल टू लोकसभा, यानी संघ सरकार के मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगे। ये जो सोर्स है ये ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 75(3) में निहित है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर विथ पीएम जो होंगे, ये जो है 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लागू किया गया था, जो कि नॉट मोर देन 15 ईयर ऑफ सीट्स, यानी कि 15% सीट से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे लोकसभा की सीट है तो इसका 15% हो जाएगा, 15 यानी कि 81 या 82। ठीक है, यानी 81-82 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद बात करते हैं राज्य सरकार की मंत्री परिषद, जो कि आर्टिकल 74+89, जो कि राज्य सरकार के मंत्री परिषद में कितना है तो 74 में +89 करनी, यानी 163, यानी आर्टिकल 163 में लिखा है राज्य सरकार की मंत्री परिषद के बारे में। और इसमें जो आर्टिकल 164 का 4 हिस्सा है ये कहता है, ठीक है, कि राज्य सरकार के मंत्री पर विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होंगे। वो बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो कि यूपी में एलएस सीट्स जो होंगे 403 होंगे, 403 का 15% यानी कितना लगभग 60 या 61। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर विथ सीएम होंगे, ये 91 संविधान 2003 के अकॉर्डिंग है, 15% से ज़्यादा स्टेट में नहीं होंगे। किसी भी राज्य में 12 से कम मंत्री परिषद नहीं होगी। जैसे गोवा में कुल लोकसभा सीट से 40, तो इसमें 40 का 15% है कितना, यानी लगभग 60, यानी 6 होगी बट 12 है, बट 12 होगी। दिल्ली का जो आर्टिकल है हमारा 239 ए 239 ए, ये जो हमारा 69 अमेंडमेंट है 1991 है। आर्टिकल 239 AA जो है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैक्सिमम नंबर मिनिस्टर विद सीएम नॉट मोर देन 10%, यानी विधानसभा में। जबकि दिल्ली जो है ये जो है 70 का 10% कितना 7, यानी 7 मिनिस्टर दिल्ली में हैं। देखिए 69वां संविधान संशोधन एक्ट 1991 के अनुरूप है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही, बाकी देखेंगे। ठीक है।
देखिए आज हम बात करते हैं पेज नंबर 48। कल हमने पढ़ा था कि एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा। इसका आंसर था समानधार। एक पतीले में पानी के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह है गुरुत्वीय बल। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल यानी गेंद द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज़ पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज़ के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज़ पर आ जाती है। यानी कि बॉल पेन अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अधिक गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल यानी गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज़ पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज़ के घर्षण से घूमती है तथा यह गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल से बाहर होकर कागज़ पर आ जाती है। ठीक है। देखिए लैंप की बत्ती के तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये होता है किसी की एक घटना के कारण। देखिए रुई की बत्ती में बनी असंख्य केशिका नलियों में केश नलियों में केशिकत्व के कारण तेल चढ़ता है। यह केशिकीय घटना के कारण होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर ने किया था। स्कॉटलैंड में 1888 ईस्वी में जन्मे जॉन लॉगी बेयर्ड ने सर्वप्रथम कार्यशील वर्किंग टेलीविज़न तंत्र का 26 जनवरी 1926 को प्रदर्शन किया। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एंड्रॉयड बैरोमीटर का। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एंड्रॉयड बैरोमीटर। एंड्रॉयड बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। यह द्रव रहित और छोटा वायु दाब मापी होता है जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें चलनशील सतह वाले निर्वात युक्त खोखले बेलन होते हैं जो वायु दाब में बदलाव आने पर खिसकने लगते हैं और विक्षेपण का अंकन एक संबंध निर्देशक सुई की सहायता से किया जाता है जो एक दाब पैमाने पर घूमती है। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर से किया जाता है। हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता यानी मॉइस्चर कंटेंट का मापन किया जाता है। इस यंत्र को साइकोमीटर भी कहते हैं। एक वायु दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो पारे का स्तर घटने लगता है। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से यदि वायु को धीरे धीरे निकालेंगे अथवा वायु को दबाव कम करेंगे तो पारे का स्तर घटने लगता है। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई के गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। गैस से भरा गुब्बारा नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फट जाता है क्योंकि सुई नाखून की तुलना में गुब्बारे पर अधिक दाब डालती है। हम जानते हैं कि दाब और क्षेत्रफल में सूत्र दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल के अनुसार व्युत्क्रम संबंध है। अतः क्षेत्रफल
जितना कम होगा उतना दाब ही अधिक लगेगा और सुई की नोक का क्षेत्रफल नाखून से बहुत कम होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे अगले दिन, ठीक है।